वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। मैं हूं चंदा पटेल और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। और आज हम किस पेपर की बात कर रहे हैं तो रीट 2022 का जो पेपर हुआ था लास्ट पेपर है जो कि शिफ्ट 1 में L1 में आया था। और हम बात कर रहे हैं किस सब्जेक्ट की, तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी के वो 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके 2022 में आए हैं। और यह L1 और L2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। इससे पहले हमने बाल विकास के अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस की मैराथन अपन ने पूरी कर ली है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम आज का शुरुआत करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि 30 क्वेश्चन अगर अपन इनको समझेंगे कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, कितना वेटेज शिक्षण विधियों का है, कितना वेटेज व्याकरण का है, पूरा डिटेल से सिलेबस के साथ पूरा एनालाइज इस पेपर को किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेपर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, कोड है C। इसकी ऑफिशियल आंसर की ये अपनी मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। यदि आप भी इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो ये रीट हिंदी का जो पेपर है इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं पर भी बोनस नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई भी प्रश्न विवादापूर्ण नहीं रहता है। और शुरुआत करते हैं हम। इससे पहले एक बार छोटी सी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये चीज समझने के हिसाब से कि सिलेबस में हिंदी का जो L1 है लैंग्वेज फर्स्ट, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पर अपन थोड़ा सा 2 मिनट में अपन इसको पूरा देख लेते हैं। उसके बाद इस पेपर को लगाते हैं और अपन देखते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या शिक्षण विधियों से कितने आए हैं। हम क्या है तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी में हम हिंदी में केवल पर व्याकरण पर फोकस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान लगाना होगा, अगर इस पेपर को पूरा एनालाइज किया है मैंने तो उसमें अपन ने देखा है हिंदी का जो व्याकरण का वेटेज है सिलेबस में साफ दे रखा है 15 क्वेश्चन का, और शिक्षण विधियों का जो वेटेज है वो भी दे रखा है 15 क्वेश्चन का, यानी कि 50-50 चांस इसमें व्याकरण के और शिक्षण विधि के आते हैं। और लास्ट में अपन पूरा एक बार देख लेंगे पेपर कि कहाँ से कितने प्रश्न और यूनिट वाइज आए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में फिट कर लो कि 2 गद्यांश आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक एग्जाम में गद्यांश अपठित गद्यांश होगा, उसमें से यदि आप पूछ लिया जाएगा व्याकरण संबंधी, जैसे पर्यायवाची पूछ लिया, विलोम पूछ लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि क्या होती है ये पूछ लिया। इसके साथ ही उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अव्यय, यानी कोई भी गद्यांश आपको दे दिया जाएगा और उनमें से अंडरलाइन कर या डायरेक्टली कोई शब्द उठाकर आपको इससे संबंधित व्याकरण संबंधी चीज आपको पूछ ली जाएगी। दोनों में सेम है। और एक गद्यांश से आपको क्या पूछा जाएगा, वचन, काल, लिंग आदि दिए गए शब्दों का काल क्या है, लिंग बदलना है, यानी ये पूरे क्या है। यहाँ से अगर अपन गद्यांश को दिमाग में न रखें तो इसके साथ साथ आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, अव्यय, यानी कि पूरी हिंदी की व्याकरण आपको यहाँ पर कवर करनी है। काल ले लिया, लिंग ले लिया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही तीसरी यूनिट आपको पूरी की पूरी वाक्य की दे रखी है, यानी कि आपने वाक्य को पढ़ लिया, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं, पदबंध क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, यानी कि हिंदी की व्याकरण आपको पूरी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। और अपन आगे 2022 के पेपर में देखेंगे कि कौन से यूनिट से कितने प्रश्न आए। साथ में यहाँ पर देखो मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो शायद मेरे हिसाब से मैंने इस सेशन में आपका 1 नंबर फिक्स कर दिया है, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित अपन डिटेल यहाँ पर अपन आज देख लेंगे। अब बात करें यहाँ पर 15 नंबर का काम यहाँ पर आपका समाप्त होता है। बात करें 15 क्वेश्चन जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है, इसमें क्या है, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, भाषा दक्षता का विकास किस प्रकार हुआ, और भाषाई कौशल जो कि 3-4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री आपको पढ़नी है, पाठ्य पुस्तकें, बहुमाध्यम शिक्षण एवं अन्य साधन, यानी कुल मिला के ये सारी चीजें इसमें ही आती है शिक्षण सहायक सामग्री में। तीसरी यूनिट जो आपके मिलती है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि प्रशिक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे डिटेल आपको सिलेबस में अपन आगे देखेंगे। अपन ने इस सेशन में अभी तक ये देखा है कि अपन ने व्याकरण से आपको 15 क्वेश्चन, शिक्षण विधि से आपके 15 क्वेश्चन, तो दोनों को बराबर आपको तैयारी करनी है। मेन मोटिव यहाँ पर इस सिलेबस को यहाँ पर इंक्लूड करने का तात्पर्य। हम बिना किसी देरी के आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न 31, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन, सबसे पहले बात करें ये शिक्षण विधि का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, शिक्षण विधि का।
शिक्षण विधि में क्या है, सबसे पहले मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल गलत बात। इसमें शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद होता है, यदि आपने एग्जाम दिए हुए, ओरल एग्जाम आपके हुए थे, वही ये मौखिक मूल्यांकन से संबंधित है। उसमें दीर्घ उत्तरीय अगर पूछा जाएगा तो एक बच्चा 10 मिनट तक अपना उत्तर देता रहेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन पूछ देखते हैं अपन, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ पर प्रबल आंसर लग रहा है, लेकिन आपको शिक्षण विधि के सारे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता नहीं होती, जबकि व्यक्तिगत पूछा जाता है, तो ये इसमें ऑप्शन गलत हो गया। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मौखिक मूल्यांकन होता ही इसलिए कि बच्चे के आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर मिले, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बोर्ड ने माना है। तो 31 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो ये दूसरा शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। कौन सा है? दूसरा शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्टली परिभाषा यदि आपके याद होगी तो आपके सही हो जाएगी, नहीं होगी तो वो किसी के नहीं होगी। यानी कि मुख्य रूप से आप परिभाषाओं में ये देख सकते हो कि ओल्ड पेपर में जितनी भी परिभाषा आई है उनको एक पेज पर या फिर एक जगह संधारित कर कर उसे याद करने का प्रयास करें, तो वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑप्शन ए माइकेलिस द्वारा ये दी गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन भी शिक्षण विधियों से संबंधित है। यानी शिक्षण विधि का तीसरा क्वेश्चन अपन यहाँ देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए कराए जाने वाले शिक्षण को कहलाता है। सबसे पहले बात कीजिए अपन, एक शब्द आती है कठिनाई का पता लगाना। क्या होता है? कठिनाई का पता लगाना, इसको बोलते हैं निदान। और कठिनाई का पता करने के बाद उसका किया जाता है उपचार। क्या किया जाता है? उपचार। तो इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जैसे विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। बात करें सूक्ष्म शिक्षण की तो DLN इसके माने जाते हैं जन्मदाता, और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा शिक्षण विधियों का। बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। मूल्यांकन से 3 प्रश्न अपन को अभी अभी देखने को मिल गए हैं। सबसे पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी कि एक बालक का निरंतर मूल्यांकन करना, वही कहलाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें अपन पढ़ते हैं, दोष पूछा है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? इसका गुण है। विद्यार्थियों में अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, यानी कि रेगुलर अगर बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है तो निरंतर उसको ध्यान रहेगा। इसीलिए आपको कहते हैं रीड के लिए आप क्या करें, एक टॉपिक पढ़े, उससे संबंधित टेस्ट लगाएं। तो टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना पढ़ पा रहे हो। यह क्या है? कमियों को निरंतर दूर करता है। ये भी क्या है? इसका गुण है। इसमें से अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। आपके एग्जाम हो जाने के बाद पेरेंट्स आते कि नहीं आते, कॉपी यानी कि एग्जाम हुए आपके, और एग्जाम होने के बाद पेरेंट्स को साइन के लिए बुलाया जाता था, और हमारे पेरेंट्स आते नहीं थे आते, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों को भी ध्यान में रहता है सतत व्यापक, यानी कि उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग यही होती थी मुख्य रूप से। तो बात करें, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। बात तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? इसका दोष है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? यह कब की जाती है? जब शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें क्या है? दोष है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह भी शिक्षण विधि का 5वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण से संबंधित मैंने एक पूरा वीडियो आपको डाल रखा है, यदि आप उसे देख लोगे तो आपके सारी उपलब्धि परीक्षण से संबंधित सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। बात करें नेक्स्ट, आपके सामने एक पद्यांश देखा होगा, मैंने शुरुआत में आपको सिलेबस इसीलिए बता दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि 36 से लगाकर 40 क्वेश्चन एक अपठित गद्यांश, यानी कि व्याकरण संबंधित। तो व्याकरण से संबंधित अपन ने अभी तक 5 क्वेश्चन तो देख लिए शिक्षण विधि के, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर 36 से 40 देखेंगे अपन व्याकरण से संबंधित। तो ये पूरा पैसेज है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अपन यहाँ पर पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट व्याकरण के क्वेश्चन है। यदि आपको आने होंगे तो वैसे आएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। बात करें सदैव, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपको सबसे पहले यदि व्याकरण पढ़नी है तो एक मैं बेस्ट चीज बताती हूँ, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से एक पुरानी बुक चलती थी 9 से लगाकर 12th तक में, जो कि वर्तमान में क्या हो गया, एक बुक और ये सुबोध,
ये दोनों बुक यदि आप पढ़ लेते हो, इसकी जो संधि विच्छेद हो गए, इसके उदाहरण यदि आप देख लेते हो, तो निश्चित तौर पे आपके हिंदी का जो बेसिक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, वो क्लियर हो जाएगी। और ये सफिशिएंट है हिंदी के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर पर फोकस करना है, 15 शिक्षण विधियों पर फोकस करना है। तो सदा प्लस ए, सबसे पहले वृद्धि हो रही है यहाँ पर, वृद्धि संधि सदा प्लस ए, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए आई, तो क्या हो जाएगा, सदैव। तो ये क्या हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण है। बात करें निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पर्यायवाची हो गए, ये सारी चीजें क्या होगी, आपके व्याकरण की जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे वसु है, वसु किसका पर्यायवाची अपन जानते हैं, सूर्य का है। अर्णव, अर्णव किसे बोलते हैं, समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। और उरग, उरग क्या है, सांप हो गया, भुजंग हो गया, ये सारी क्या है, उरग के उदाहरण। जबकि विष किसका है, गरल, विष का क्या हो जाएगा, गरल। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें विरोधी शब्द का विलोम होगा, विरोधी का वाहक नहीं, शत्रु नहीं, अवरोधी नहीं, विरोधी का क्या हो जाएगा, समर्थक। यहाँ पे क्या पूछा है, विरोधी का क्या हो जाएगा, समर्थक। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि अपन ने पद्यांश नहीं पढ़ा है, तो भी अपन इसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। जैसे गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द का आश्चर्य है, मनोदशा मन की दशा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जिसने इसमें समास जिसने पढ़ा है उसका क्लियर हो जाएगा, इसमें विलोम शब्द को पढ़ा हुआ होगा हो जाएगा। पर्यायवाची यानी कि वोकेब आपकी थोड़ी कंप्लीट करनी होगी। और डेली के आप यदि 50 पर्यायवाची हो गए, 50 विलोम शब्द हो गए, इनको बार बार अपन रिविजन भी करेंगे तो आपके क्लियर होंगे, वोकेब अच्छी तैयार हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन 40, मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य क्या है, अवयव नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, मनुष्य पूरे जातिवाचक से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 5 क्वेश्चन अपन ने देख लिए शिक्षण विधि के, 5 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हिंदी व्याकरण के। अब तक अपन ने 10 क्वेश्चन देख लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पद्यांश, 2 पद्यांश आपके सामने आएंगे। दूसरा पद्यांश 1:36 से लगाकर 40 अपन ने किया है, और 1:41 से लगाकर 45, यानी कि व्याकरण के 10 क्वेश्चन अपन को अभी तक इस पेपर में अपन को देखने को मिल गए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो, बिल्कुल गलत बात हो। जिसका मूल्य बहुत कम हो, नहीं। जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, नहीं। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी कि हिंदी अपनी क्या है, अमूल्य भाषा है, इसका अपन आंक ही नहीं सकते इसका मूल्य किस प्रकार है। तो ये ऑप्शन हो गया अपना। प्रश्न देखते हैं अपन 42, ये भी व्याकरण से संबंधित है। निधिया शब्द एक वचन होगा, यानी ये क्या शब्द दे रखा अपन को, बहुवचन, बहुवचन दे रखा, तो इसका निधिया का क्या हो जाएगा, निधि। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है। काल से संबंधित यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है अपना। और करता है, करती है, इसमें संभाव्य भविष्य की कोई बात नहीं हो रही है। संदिग्ध भविष्य, अभी अभी बारिश हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आसन भूतकाल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर अपन को दिख रहा है, यानी करता है, करती है, यहाँ पर सामान्य सा वर्तमान काल की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 44वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाव शब्द है, भाव क्या है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंगी है, तो पुल्लिंग है। तो क्या है, भाव हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। क्वेश्चन पढ़े 45वां। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन यानी कोई चीज अचेतन अवस्था में है तो उसका उपयुक्त अर्थ पूछा है, यहाँ पे न कि विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अचेतन यानी वह निर्जीव है बिल्कुल। अब तक अपन ने 15 क्वेश्चन देख लिया, यानी 31 से लगाकर 45 तक, जिसमें अपन ने 5 शिक्षण विधियों के देखे हैं, 10 क्वेश्चन अपन ने हिंदी व्याकरण के देख लिए, यानी कि 15 क्वेश्चन अपन ने अभी तक देख लिए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं, ये भी व्याकरण का संबंधित प्रश्न है। व्याकरण के अंग कितने माने जाते हैं, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य क्या है, वाक्य में जो करता है वह क्या है, इसका उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी बचा है वह कहलाएगा विधेय। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। देखो सबसे पहले बात करें वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य।
और प्रश्न पूछ ले यदि अर्थ के आधार पर 2015 में रीट में पूछा था अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। अब देखो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, विधानवाचक वाक्य नहीं, कर्तृवाचक नहीं, भाववाचक वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सही है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। हमने शुरुआत में सिलेबस इसीलिए देखा कि कौन से यूनिट से प्रश्न आए, आपको क्लियर हो जाए, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको ध्यान में रहेगी कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। अब बात करें विराम चिन्ह खाली एक पेज का है, उसे आप कंठस्थ कर लेते हो तो यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है, यानी 10 से 15 मिनट का यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चन 10 लगा लेते हो तो मुश्किल से विराम चिन्ह से संबंधित मुझे नहीं लगता आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 48 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। किसी भी दो शब्दों को जोड़ना है, विवरण चिन्ह क्या होता है, ये योजक चिन्ह, कोई भी चीज को जोड़ना है जैसे माता पिता, ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह, ये हो गया इसमें ऑप्शन बी। लोप चिन्ह, ये विराम चिन्ह से संबंधित अपन शायद 5 मिनट में अभी अपन उसको फास्टली देख लेते हैं कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन न गलत हो, फास्टली देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह आपके टॉपिक दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण विराम या फिर विराम चिन्ह ये होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अपन ने लिख दिया, लास्ट में जो फुल स्टॉप अपन लिखते हैं ना इंग्लिश में, वो हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। अर्ध विराम यानी कोई किसी वाक्य को अपन को थोड़ा सा समय रुकना है किसी चीज को, उसके लिए अर्धविराम ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम यानी कि कोमा, थोड़ा सा अर्धविराम से थोड़ा ज्यादा समय यहाँ पर रुकने का, तो विराम के 3 हो गए, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प विराम। प्रश्नवाचक, किसी भी चीज को प्रश्न पूछ रहे और अंतिम में ये पन्ना लगता है जो होता है प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे आहा मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाता है, ये सेंटेंस कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह। ये सेंटेंस सभी विद्यार्थी बोले, मेरी उम्मीद है आप सभी से। और योजक, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, जो कि अभी पेपर में देखा अपन ने 2022 में, सिंपल सा प्रश्न था। निर्देशन, कोई भी चीज निर्देशित करनी है। हंस पद, ऐसा कोई पद छूट जाता है तो हंस पद लगाकर अपन कर सकते हैं। रेखांकन यानी कोई भी चीज महत्वपूर्ण अंडरलाइन करके अपन शो करते हैं। लाघव चिन्ह, जैसे आपको डॉक्टर लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना है तो इसको अपन डा और ऐसे करके कर देते हैं, तो वो हो गया लाघव चिन्ह। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह यानी कोई किसी दो चीज में तुलना करनी है तो बराबर का निशान लिखा जाता है। लोभ सूचक चिन्ह यानी कि किसी डैश डैश करके अपन नहीं करते रिक्त स्थान में, वो सारे विराम चिन्ह हैं। तो अब ये देख लो एक बार विराम चिन्ह इनमें कोई बच गया हो तो और देख लेना। एक विवरण, ये होता है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 49, मुहावरे और लोकोक्ति भी तीसरे यूनिट में आपको देखने को मिली थी वाक्य वाले में। ढाक के 3 पात, मतलब किसी भी परिस्थितियों में एक सी स्थिति में होता है, कहते हैं ना कि ये कितना भी इसको पढ़ा लो, ढाक के जैसे 3 पात है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि वह सदा एक सी स्थिति बनी रहेगी। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बहुत लज्जित होना में उपयुक्त मुहावरा है। गड़ो पानी पड़ना, टोपी उछालना बिल्कुल गलत, डंका बजाना नहीं, घोड़े बेचकर सोना नहीं। बहुत लज्जी होना यानी उस पर क्या हुआ, बहुत गड़ो पानी गिरा। यहाँ पर अपन ने देख लिए हैं 5 मतलब 5 पद्यांश वाले और 5 वाक्य वाले, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के यहाँ पर समाप्त होते हैं। और 5 क्वेश्चन अपन ने जो देखे थे शिक्षण विधियों के, और 10 क्वेश्चन अपन को और मिलने चाहिए इसमें आगे शिक्षण विधियों के। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। सबसे पहले किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, विधि के संबंध में सत्य कथन है। शिक्षण विधियों को आपको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक व्यवस्थित लेना है। इसकी भी अपन को एक नोटबुक जरूर बनानी है, इसको हवा में नहीं लेना है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि से संबंध में सत्य कथन है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली। सबसे बात करें कौन मनोवैज्ञानिक है कौन अमनोवैज्ञानिक, आपको ध्यान में रखना है। जिस शिक्षण विधि में यदि बालक सक्रिय है तो वो क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक, और बालक निष्क्रिय है तो वो क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक। जबकि बात करें किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, इसमें बालक बिल्कुल सक्रिय रहता है और सीखता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अमनोवैज्ञानिक प्रणाली, ये इसमें गलत हो जाएगा। यह उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, किंडरगार्टन जो शिक्षण प्रणाली है, किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा। सबसे पहले इस शब्द की बात करें, बच्चों का बगीचा कहते हैं इसको। और इसके जो जनक माने जाते हैं किंडरगार्टन के लिए, फ्रॉबेल, और ये कहाँ के थे, तो ये अपने जर्मन के थे। और इन्होंने क्या कहा था, खेल सामग्री बच्चों को दे दो और बच्चा खेल खेल में क्या करेगा, सीखेगा। और इस खेल सामग्री को इन्होंने एक स्पेशल शब्द दिया था, गिफ्ट। क्या शब्द दिया था, गिफ्ट। और ये जो शिक्षण विधि है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, किसके लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए।
और बात करें कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, बिल्कुल गलत बात है। अपन ने यहाँ पे देखा ये क्या है, किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है ये किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है, फ्रोबेल ने। तो कुक महोदय ने क्या दी है, तो आपको ध्यान में रखना है खेल विधि। क्या दी है, खेल विधि दी है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। भाषा के व्याकरण व साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा के जो व्याकरण है और साहित्य की शिक्षा इससे पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करें क्वेश्चन 52 शिक्षण विधि का अपना 52 क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जानी चाहिए। बात करें बेसिक शिक्षा प्रणाली, जैसे ही बेसिक शिक्षा प्रणाली आती है तो आपको एक नाम याद में आना चाहिए, महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली है जिसका मुख्य सिद्धांत क्या है, करके सीखना। क्या है, करके सीखना। इसमें क्या हो, केवल किताबी ज्ञान, बिल्कुल नहीं। प्रगति सूचक लेखा चित्र दे दोगे, नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात करें किस माध्यम से देनी चाहिए, सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से इस बेसिक शिक्षा प्रणाली को देना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 53 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। अनुदेशन से संबंधित पूरा एक वीडियो मैंने यहाँ पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसे नहीं देखा हो तो एक बार उसे कंप्लीट देख लें। ऑप्शन ए, इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल की दक्ष किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम बात करें, यहाँ पर सीमा पूछा है, यानी कि व्यक्तित्व अनुदेशन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही पॉसिबल है, तो ये व्यक्ति विशेष पर बल देता है। ये क्या है, इसकी सीमा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी पर विकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। यह भी शिक्षण विधि से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है। परिविकसित अध्ययन सोपागम क्या होता है, इसमें एक बच्चा होता है, उसको कोई न कोई टारगेट दे दिया जाता है और अध्यापक उसको दूर से देखकर या फिर मार्गदर्शक के रूप में सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यही होता है परिविकसित अध्ययन उपागम। अध्ययन कार्य का आवंटन बिल्कुल किया जाता है। इसमें अध्ययन हेतु निर्देशन अध्यापक देता रहता है। विद्यार्थियों को स्व अध्याय और शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य बिल्कुल करता है। कलात्मक परियोजना इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम सरल समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु की जाएगी। तो किस स्तर के विद्यार्थियों को की जाएगी, जैसे सबसे पहले बालक अपने पास आता है, एक जैकटॉट विधि है, जैकटॉट विधि, जिसमें ऐसे अपन बालक को आकृति बनाना सिखाते हैं। यानी कि इनको अगर ये 4 आकृति आपने सिखा दी तो वो कोई भी चीज आराम से बना सकता है। लाइनें सिखा दी, ये किस स्तर पर की जाती है, तो ये समान वर्णों के लिए सरल समान आकृति वर्णों का लिखन प्रारंभ कराया जाता है प्रारंभिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर करवाना प्रारंभ कर दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बात करें भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। डायरेक्टली अपन बात करें कौशल 2 प्रकार के यदि माने तो कौशल, एक तो होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, दूसरा होता है ग्रहण। अपन किसी चीज को ग्रहण किस माध्यम से कर सकते हैं, एक तो या तो अपन पढ़ के करेंगे या फिर अपन को ग्रहण करेंगे सुनकर। और अभिव्यक्ति यानी अपन किसी चीज को बोलना है, जैसे मैं आपके सामने अभी ये क्लास ले रही हूँ तो ये किसके माध्यम से कर रही हूँ, एक तो बोल के और एक लिख कर। तो मेरा अभिव्यक्ति कौशल कहाँ हो गया, बोलना और लिखना। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन सी। और यदि ग्रहण का नात्मक कौशल पूछे तो पढ़ना और सुनना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख यानी लेख कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित अपन शिक्षण वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे तब अपन देख लेंगे। अनुलेख सीधा आ रहा, लेख मतलब लेखन कार्य से संबंधित है, अनुलेख लिखवा दिया अपन ने। बात करें नेक्स्ट, लिंग्वा फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। रिकॉर्ड प्लेयर, आपने 3 इडियट्स देखी है। 3 इडियट्स में वायरस जो किरदार है वह एक ऐसी कैसेट लगाकर गाना सुनता है, आपको ध्यान में हो तो, वही कहलाता है लिंग्वा फोन। क्या कहलाता है, लिंग्वा फोन। ये क्या है, एक श्रव्य साधन है। क्या है, श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 59, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, भाषा की जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें परामर्श कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्रवण कक्ष भी होते हैं, नियंत्रण कक्ष भी होते हैं, लेकिन
विश्राम कक्ष नहीं होते हैं। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हो, टीचर नहीं बन जाते हो, शायद आपके लिए विश्राम कक्ष भी नहीं होना चाहिए। तो प्रयोगशाला में तो पॉसिबल नहीं है, और आपके जीवन में भी मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते पूरी तरह, तो उसे विश्राम नहीं लेना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बात करें आज के इस सेशन का 30वां क्वेश्चन यानी कि 60, जो कि स्व-स्वर वाचन का गुण है। वाचन कितने प्रकार का होता है, कितने कि वाचन क्या है, इसके द्रुत वाचन, ये सारी चीजें अपन अगर शिक्षण वीडियो की पूरी क्लास मैराथन लेंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएगी। और मान के चलिए शिक्षण वीडियो से संबंधित 1 या 2 या 3 घंटों की क्लास बनाएंगे, जिसमें आपके 15 नंबर निश्चित तौर पे सही कराने की गारंटी के साथ उस वीडियो को पूरा अपन करेंगे। तो क्या आप उस वीडियो क्लास के लिए यदि एग्री हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस मैम करके जरूर लिखें और मुझे जरूर बताएं। अब अपन इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस सेशन का। इस शिफ्ट का स्व-स्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, बिल्कुल गलत बात। क्षिप्तता यानी कि किसी चीज को क्षिप्तता मतलब स्पीड से बोलना है, यदि मैं स्पीड से बोलूं तो क्या आप उसको समझ पाएंगे, नहीं। अस्वाभाविकता, यदि किसी सेंटेंस में यदि अपन थोड़ा सा अस्वाभाविक यानी संवेग प्रभावित हो रहे हैं तो भी हमें कोई वाचन वो समझ में नहीं आएगा। उचित ध्वनि निर्मगम, यानी कि आपकी जो ध्वनि है व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप बोल रहे हो अगले वाले को समझ में आ रहा है, तो स्वर वाचन का वह एक स्पेशल गुण है। तो आज की इस शिफ्ट में अपन ने 30 क्वेश्चन देखे, तो आपने पूरा ध्यान लगाकर समझ लेना। 15 क्वेश्चन तो आपके व्याकरण के मैंने पूरे एक साथ देखे हैं और 15 ही क्वेश्चन शिक्षण वीडियो से संबंधित है, और सभी यूनिट से निश्चित तौर पर अपन उसको देखने को मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का हिंदी का जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।